चांद पर भूत और चुड़ैलों की छठ पूजा। चांद की दुनिया पर सभी भूत और चुड़ैल अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। जैसे पृथ्वी पर एक इंसानी दुनिया होती है, ऐसे ही चांद पर एक भूतिया दुनिया होती है, जहां भूत और चुड़ैल अपनी मौज मस्ती से रह रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चांद पर भूत और चुड़ैलों की छठ पूजा आने वाली थी, जिसके लिए सभी भूत और चुड़ैल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक चुड़ैल अपने बच्चे को यहाँ से वहाँ ढूंढ रही होती है। अरे मेरा बेटा कहाँ गायब हो गया, कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इस सारे के सारे भूतिया बच्चों की टोली आखिर कहाँ खेल रही है। चुड़ैल अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते काफी दूर तक निकल जाती है, जहाँ उसे एक नदी के पास भूतिया बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। ओहो देखो तो सही, ये रहा मेरा लाल, मेरा सुपुत्र। अभी बताती हूँ इसको। खेलता खेलता पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाता है। चुड़ैल अपने बेटे को पकड़ लेती है और उससे कहती है, अरे बेटा, सुबह से ये समय हो गया है और तुम अभी तक खेलने में ही लगे पड़े हो। क्या तुम्हें भूख प्यास कुछ नहीं लगती? लगती है ना माँ, इसलिए हमने यहाँ कुछ जानवरों का शिकार करके भोजन कर लिया है। अरे वाह, मेरा बेटा तो अब खुद शिकार करने लगा है। इसका मतलब तुम बड़े होते जा रहे हो। तभी चुड़ैल अपने बेटे को वहाँ से लेकर जा ही रही होती है कि तभी अचानक से एक बहुत बड़ा सांप आता है और चुड़ैल के बेटे को काट के चला जाता है, जिसके बाद चुड़ैल का बेटा वहीं बेहोश हो जाता है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? करण, करण उठ बेटा, ये तुझे क्या हो गया है? करण उठना। चुड़ैल अपने बेटे को किसी तरह उठाती है और वहाँ से उसे ले जाती है, जिसके बाद सभी भूत और चुड़ैल करण की हालत देखकर चुड़ैल से कहते हैं, ओहो, इसको तो कोबरा ने काटा है, अब इसका बचना तो नामुमकिन है। तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। अब तो इसका बचना नामुमकिन है। चुड़ैल बहन, मेरी मानो, इसे सीधा दफना दो। एक बार कोबरा किसी को काट ले तो फिर उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है, और फिर भूत हो या इंसान, और ये तो एक बच्चा है, कोई नहीं बचता उसके जहर से। हाँ हाँ, बिल्कुल यही सही होगा। इसे चांद की इस धरती पर दफना दो। अब तुम्हारा बेटा मुक्त हो चुका है। मैंने कहा ना तुम लोगों से, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगा कर रखूंगी। चुड़ैल अपने भूतिया बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखती है, जिसके बाद देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और छठ पूजा आने वाली होती है। तभी सभी भूत और चुड़ैल छठ पूजा की तैयारी में लगे होते हैं। कोई नए नए कपड़े खरीद रहा होता है तो कोई छठ पूजा के लिए अच्छे और ताजे फल खरीद रहा होता है। चुड़ैल ये सब अपनी खिड़की के बाहर से देख रही होती है, जिसके बाद उसे बहुत अफसोस होता है। ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग अपने त्योहार को कितने अच्छे से मना रहे हैं और यहाँ मेरा बेटा अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा है। आखिर मैं क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ अपने बेटे को? चुड़ैल ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी चुड़ैल सहेली निर्मला उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम्हें छठ पूजा नहीं बनानी? ऐसे कैसे मैं छठ पूजा बना लूं? यहाँ मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है, वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा है। अरे अरे, तुम्हें सब पता होने के बाद भी तुम ऐसे कर रही हो? तुम जानती हो ना, छठ पूजा करने से हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। तुम छठ पूजा करो और छठ मैया से अपने बेटे के लिए मन्नत मांग लेना। मन्नत? क्या कहा तुमने? क्या सच में छठ मैया मेरी मन्नत को पूरा कर देंगी? अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति होगी तो छठी मैया तुम्हारी जरूर सुनेंगी। इतना कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद चुड़ैल छठ पूजा के बारे में सोचती रहती है। वो अपने बेटे की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वो छठ पूजा की तैयारियों में लग जाती है। उसको इतनी लगन से छठ पूजा करते हुए देख उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? इधर हमार लल्ला बीमार पड़ो है और तो ये छठ पूजा की लगी है। माँ जी, अब मेरे पास अपने बेटे को ठीक करने के लिए कोई और उपाय नहीं है, इसीलिए मैं छठ पूजा जरूर करूंगी। चुड़ैल बाजार से ताजे फूलों की माला और ताजे फल एक टोकरी में ले आती है, जिसके बाद वो गन्ने ले जाकर नदी के अंदर खड़ी होकर छठ पूजा करना शुरू करती है और ढलते हुए सूरज को अर्घ देते हुए कहती है, हे छठ मैया, मेरी पूजा को स्वीकार करो और मेरे बेटे को ठीक कर दो। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। बेचारी चुड़ैल ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगती है और डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर वहाँ से घर वापस चली जाती है। घर पर लौटने के बाद वो अपने बेटे की हालत देखकर रोते हुए कहती है, हे छठ मैया, अगर अब मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ तो मेरा तुम्हारे ऊपर से विश्वास टूट जाएगा और फिर मैं कभी भी तुम्हारी छठ पूजा नहीं करूंगी।
उस रात चुड़ैल अपने बेटे को सीने से लगाकर ऐसे ही सो जाती है। आधी रात के समय चुड़ैल को एक सपना आता है जिसमें छठ मैया उससे कहती हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी अर्चना पूजा से बहुत खुश हूँ। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और तुम्हारे बेटे के शरीर से सारा का सारा जहर अपने आप निकल जाएगा। जैसे ही अचानक चुड़ैल की आंखें खुलती हैं, वो अपने बेटे को उसी हालत में देखती है, जिसके बाद वो उगते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए निकल जाती है। आज मुझे अपनी छठ पूजा को पूरा करना है और उगते हुए सूरज को अर्घ देकर छठ मैया की पूजा करनी है। चुड़ैल नदी के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है और उगते हुए सूरज को अर्घ देना शुरू कर देती है। जैसे ही उसकी पूजा पूरी हो जाती है, वो नदी से निकलकर वापस अपने घर लौट आती है। जैसे ही वो घर आती है, वो अपने बेटे को देखती है। उसका भूतिया बेटा पहले की तरह स्वस्थ दिखाई पड़ता है। ये सब देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। छठ मैया, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे बेटे को वापस लौटा दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतने जहरीले सांप के काटने पर भी मेरा बेटा ठीक हो गया है। ये सब आपका ही चमत्कार है माँ। तभी छठ मैया चुड़ैल के सामने प्रकट होती हैं और उससे कहती है, जब भक्ति और श्रद्धा साफ दिल से हो तो मुझे अपने भक्तों की सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम मेरी सच्ची भक्त हो और तुमने मेरी पूजा को बहुत अच्छे से किया। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई दुख दर्द नहीं होगा। उस दिन के बाद से चांद के ऊपर सभी भूत और चुड़ैलों का विश्वास छठ मैया पर और ज्यादा बढ़ जाता है और हर साल वो सभी मिलकर छठ मैया की बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल अपने परिवार के साथ चांद पर खुशी खुशी रहने लगती है। उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भूत और चुड़ैलों का गांव। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक पेड़ के ऊपर दो भयानक चुड़ैल आपस में बात कर रही होती हैं। अरे देखो तो जरा, हमारी उम्र तो बढ़ती ही जा रही है। अरे हमारी शादी कब होगी? ओहो, तुझे अपनी शादी की पड़ी है। अभी तो हमारे मौज मस्ती के दिन है। अरे तुझे करनी है तो कर, लेकिन मुझे कोई मौज मस्ती नहीं करनी। मुझे तो अब शादी की तड़प उठ रही है। अरे अगर इतनी ही शादी की तड़प हो रही है तो एक काम कर, हमारे भूतिया गांव में बहुत सारे भूत हैं जिन्होंने शादी नहीं की। जा, किसी को प्रपोज कर दे। लेकिन मुझसे शादी कौन करेगा? मैं तो बाकी चुड़ैलों की तरह सुंदर भी नहीं हूँ। अरे तू कैसी बातें कर रही है? भला चुड़ैल सुंदर होती है क्या? अरे क्यों नहीं होती? सभी चुड़ैल सुंदर होती हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। अगर तुझे इसी भ्रम में जीना है तो तू जीती रहे। मैं तो जा रही हूँ। छाया वहां से उठकर चली जाती है और अपने घर में आकर सो जाती है। वहीं भूतिया गांव में सभी भूत और चुड़ैल एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बताएगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल एक दूसरे के बालों को पकड़कर मार रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ भूत एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं तो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। चारों तरफ भूतिया गांव में माहौल बिगड़ा होता है। गांव के सभी भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। तभी एक अजीबो गरीब दिखने वाला भूत गाना गाता हुआ आता है। अरे आलतू जलालतू, आई बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली फालतू। कितना अच्छा गाना गाया है मैंने। तभी उसे चुड़ैलें देखकर हंसने लगती हैं। देखो तो सही, अपने गाने की खुद तारीफ कर रहा है। अरे भूत तो कितना बड़ा खोचू दिख रहा है। सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद भूत सबसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अरे यहाँ की सभी चुड़ैलें मेरे ऊपर फिदा है। तुम नहीं जानते, मेरा जलवा जब आएगा ना तो सारी चुड़ैलें बेहोश होकर गिर जाएंगी। अरे इसे तो चुड़ैलों के सपने भी आ रहे हैं। अरे तूने अपनी शक्ल देखी है क्या आईने में?
तेरे जैसी शक्ल वाले भूत को तो कोई चुड़ैल देखना भी पसंद न करे। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन हमारे गांव में मेरे जितना सुंदर और स्मार्ट तो कोई भी नहीं होगा। ऐसा कहकर भूत वहां से चला जाता है और भूतिया गांव के सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठकर रोने लगती है। कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैं कब तक इसी तरह तड़पती रहूंगी? अब मेरी शादी की भी उम्र हो गई है। कब होगी मेरी शादी? वो चुड़ैल अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान होती है, जिसके बाद उसे उस पेड़ के नीचे एक भूत जानवर का शिकार करता हुआ नजर आता है। आज नहीं छोड़ूंगा इसको। आज तो इसको खाकर मैं अपना पेट भर लूंगा। भूत उस जानवर का शिकार कर रहा होता है, लेकिन वो जानवर उसके ऊपर हावी हो जाता है। ये सब देखकर चुड़ैल को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल उस जानवर को मार देती है, जिसके बाद वो भूत उससे कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। तुम्हारी जैसी बहादुर चुड़ैल तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम तो कमाल की चुड़ैल निकली। तुम मेरी जितनी भी तारीफ करो, लेकिन इस तारीफ का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। ये बात तुम्हें किसने कही है? अरे तुम तो बहुत बहादुर हो। ऐसा कहकर वो उसे हौसला देने लगता है, लेकिन फिर भी वो चुड़ैल रोने लगती है, जिसके बाद भूत उसे गले से लगाता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी कमी लगती है अपने अंदर जिसके लिए तुम रो रही हो? हमारे गांव में मैंने तुम्हारी जितनी बहादुर चुड़ैल अभी तक नहीं देखी। अगर कोई तुम्हारी जैसी बहादुर चुड़ैल को देखेगा तो तुम्हारी तारीफ ही तो करेगा। कहीं तुम्हें मेरी तारीफ करने से कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। पहली बार किसी ने हमारे भूतिया गांव में मेरी तारीफ करी है। नहीं तो अब से पहले सब लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। पागल है वो लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अरे मुझसे पूछो, तुम तो कोहिनूर का हीरा हो, हीरा। भूत और चुड़ैल की आपस में बातें होने लगती हैं। देखते ही देखते वो भूत और चुड़ैल एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं, जिसके बाद भूत चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, देखो, मुझे गलत मत समझना। इस भूतिया गांव में मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आता। मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती है और मैं शादी करने के लिए अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा था। उसी दौरान मुझे तुम नजर आई। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? चुड़ैल ये सुनकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, मैं भी अपने लिए एक भूत ढूंढ रही हूँ, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद मुझे कोई भूत नहीं मिल रहा। और अगर कोई मिलता भी है तो वो भूत मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। मैं तुम्हें भला इनकार कैसे कर सकती हूँ? भूत ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उस चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर ले आता है। भूत की चुड़ैल माँ उसे देखकर कहती है, अरे बेटा, ये तो किसको अपने साथ लेकर आया है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। मैंने इससे शादी कर ली। अरे तो पागल हो गया है क्या? इसकी शक्ल तो देख। इससे अच्छी चुड़ैल तुझे नहीं मिली क्या? हमारे इस भूतिया गांव में कितनी सारी चुड़ैलें हैं, तुझे हमारे गांव में सिर्फ यही चुड़ैल मिली? अरे माँ, किसी की शक्ल से कुछ नहीं होता, उसका दिल देखना चाहिए। और इस चुड़ैल का दिल इतना साफ है कि मैं क्या बताऊं। पूरे गांव में ऐसी चुड़ैल कहीं नहीं मिलेगी। और तुम्हें पता है, ये बहुत बहादुर भी है। आज इसने मेरी जान भी बचाई है, वरना आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाता। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अगर ये इतनी ही बहादुर है तो मैं इसे अपनी बहू मानने के लिए तैयार हूँ। और पहली बात तो ये, मैं तेरी खुशी के आगे कुछ नहीं देख सकती।
अगर तू इस चुड़ैल से शादी करके खुश है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। माँ, मेरा यकीन कीजिए, ये चुड़ैल हमारे साथ अच्छे से रहेगी और आपकी पूरी सेवा भी करेगी। हाँ हाँ माँ जी, मैं तो आपको अपनी माँ ही समझ रही हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका और आपके बेटे का पूरा ख्याल रखूंगी। कभी कोई भी परेशानी होने से पहले मैं आप दोनों की ढाल बनकर आपके दुश्मनों के सामने खड़ी रहूंगी। ये बात सुनते ही चुड़ैल माँ का दिल पिघल जाता है और वो चुड़ैल को गले से लगा लेती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने भूतिया पति के साथ खुशी खुशी भूतिया गांव में रहने लगती है। भूतिया, सौतेली माँ और बच्चे। अंबिका और चीकू मैदान में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें पता ही नहीं लगता कि कब वो गांव की सीमा पार कर गए थे। शाम का चकाचौंध अंधेरा पूरे गांव को घेर लेता है। तभी अंबिका कहती है, चिकू, हम खेलते कूदते गांव से बाहर आ चुके हैं। ना जाने पिताजी आज हमारा क्या हश्र करेंगे। पिता का खौफ उन बच्चों के जहन में गहरे तौर पर बसा हुआ दिखाई पड़ रहा था। वो तेज कदम बढ़ाते हुए घर लौटते हैं, जहां उनका पिता ब्रिजलाल गुस्से से आंखें चमकाता हुआ उखड़े स्वर में कहता है, क्यों री कामिनी, कहाँ फरार थी इसे लेकर? और तू कुत्ते के पिल्ले? मेरे कान दुख रहे हैं, छोड़ दीजिए। पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चीकू को छोड़ दीजिए, इसका कोई दोष नहीं। दोष तो तेरा है हरामजादी, आज मैं तुझे मौत के तख्ते पर टांग कर रख दूंगा। पर लग गए हैं ना तेरे। कसाई ब्रिजलाल अंबिका को चमड़े की बेल्ट से मार मार कर उसी बुरी तौर पर जख्मी कर देता है। तभी सांझ की मनोहर बेला घनघोर तूफान का भेष धर लेती है। पूरा गांव बवंडर की चपेट में आ जाता है। तभी ब्रिजलाल के घर के इर्द गिर्द एक चुड़ैल तहलका मचाती है। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, लौट आई हूँ मैं। चुड़ैल की आंखों में जैसे खून सवार था। वो गुस्से से दांत पीसती हुई अपने खूंखार नाखून से ब्रिजलाल पर धावा बोलकर उसे चित्त कर देती है। ब्रिजलाल हांफते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं तुम लौट नहीं सकती। अरे तुम्हें तो मैंने उस रात। तूने क्या सोचा कि तू उस 2 टके के घूसखोर तांत्रिक की मदद से छुटकारा पा लेगा? कभी नहीं, याद है वो रात? तकरीबन 1 महीना पहले की बात है। चीकू और अंबिका भूख से तड़प रहे थे। तभी वो दोनों अपने पिता के पास आकर कहते हैं, पिताजी, हम दोनों भाई बहन को बहुत भूख लग रही है, कुछ पैसे दे दो, भूख के मारे जान जा रही है पिताजी। ब्रिजलाल को अपने बच्चों की भूख से कोई वास्ता नहीं था। जान अभी तक गई तो नहीं है? जब चली जाएगी तो तुम दोनों की चिता पर 56 भोग चढ़ाऊंगा। दादी, अपनी रसोई में ताला क्यों लगाया है आपने? कुछ खाने को दे दो ना, भूख से हमारे पेट में मरोड़ उठ रहा है। अरे ओ चंगू मंगू, तुम्हारे ये पैतरे मुझ पे नहीं जमने वाले, चलो भागो यहाँ से। दोनों बच्चे भूख से टटोलते हुए आंखों में आंसू लिए छूछे हाथ बाजार की तरफ जाते हैं। बाजार भी उठ चुका है, अब मैं अपने भाई चिक्कू को क्या खिलाऊंगी? तभी बाजार खत्म होने के अंतिम सड़क पर उन्हें एक औरत खाने से भरे ठेले के साथ खड़ी नजर आती है। खाना बोलो, खाना, ताजा ताजा खाना। भूखे बच्चे वहां आकर उसे निहारने लगते हैं। हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो बच्चों की ओर देखकर एक मुस्कान देकर उनके आगे खाने से भरी थाली परोसती है। दोनों बच्चे खाने पर टूट पड़ते हैं। औरत कहती है, शायद कच्ची उम्र के चलते ये दोनों बच्चों को मेरे चुड़ैल रूप से खौफ नहीं लगा। खैर, भला है कि मुझको इनके सामने आने के लिए इंसानी भेष धरने की जरूरत नहीं। आपके हाथों में तो माँ के खाने का जादू भरा है। तुम्हारी माँ कहाँ है? हमारी माँ भगवान जी के पास है। चुड़ैल और बच्चों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। दोनों बच्चे हर रोज चुड़ैल के ठेले पर आकर अपनी भूख को मिटाया करते थे। चुड़ैल उन्हें खूब लाड प्यार किया करती थी। आपका प्यार पाकर हमें माँ की कमी महसूस नहीं होती। क्या हम आपको माँ कहकर पुकार सकते हैं? हाँ चीकू, पर हमको जन्म देने वाली माँ तो इस दुनिया में नहीं, तो क्या आप हमारी सौतेली माँ हैं? ऐसा ही समझ लो। आज से हम आपको सौतेली माँ कहकर पुकारेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात ब्रिजलाल की आंख खुलती है। अरे ये आधी रात को किसके बच्चे हंसी ठिठोली कर रहे हैं? ब्रिजलाल आंखें मलते हुए उठ खड़ा होता है और बच्चों को न पाकर दांत पीसते हुए कहता है, ये दोनों आधी रात कहाँ लापता हैं?
तभी खिड़की के भीतर से उसे कुछ ऐसा नजर आता है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल दोनों का सिर गोदी में रखकर उन्हें सहला रही थी। इस जल्लाद को मेरी सच्चाई का पता चल चुका है। उससे पहले कि ये बच्चों के सामने मेरे भूतिया सौतेली माँ का भेद खोले, मैं इसकी सांस रोक दूंगी। चुड़ैल धुंध बनकर खिड़की से अंदर घुसकर ब्रिजलाल के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल की भयानक आंखों से खून टपकता देख ब्रिजलाल का दिल दहल उठता है। भूतनी, भूतनी। शोर मत मचा, मेरे बच्चे सो रहे हैं। उनकी नींद खुली तो मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। बड़ा सुना है तेरे जल्लाद करतूतों के बारे में, इसीलिए अब से ये घर मेरा डेरा है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं चुड़ैल जी, आपका ही घर है। भूतनी अब उनके संग उसी घर में रहने लगी थी। अगली रात ब्रिजलाल की माँ कुंती किचन में खाना पका रही थी। तभी चुड़ैल उसके पीछे आकर कहती है, खाना बन गया क्या? अरे यूं बेताल की तरह मेरे ऊपर क्यों सवार हो रही है चुड़ैल? भूतनी जी, जरा तो भूतानियत रखो। मैं ये घास फूस नहीं खाऊंगी, मेरे पेट को बोटी की भूख है। ये ले, इसे पका। राम 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 राम। अरे ये मुझ पंडित से क्या पाप करा रही हो? अगर तूने अभी ये बोटी नहीं पकाई तो मैं तेरी चमड़ी सेक कर खा जाऊंगी। फिर ऊपर जाकर करती रही हो अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा। चुड़ैल कुंती और ब्रिजलाल को खून के आंसू रुलाने लगती है, जिसे परेशान होकर एक रात दोनों छिपते छिपते एक बाबा के पास आकर उससे मदद की गुहार लगाते हैं। बाबा, मेरे दोनों बच्चे उसे सौतेली माँ समझते हैं। कैसे भी करके उस चुड़ैल के चंगुल से छुटकारा दिलाओ बाबा। घबराओ नहीं बच्चा, चलो। जब बच्चों के बीच सो रही चुड़ैल को अपनी शक्ति से कमजोर करके मैदान में ले आता है। छोड़ मुंगे, छोड़, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चुड़ैल की चीख से प्रकृति बेडौल हो उठती है। बाबा उसे शीशी में भरकर कहता है, इस शीशी को ऐसे स्थान पर फेंकाओ जहां परिंदा भी पर न मारे। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट कर मत देखना। ब्रिजलाल बोतल में कैद चुड़ैल को लेकर एक सुनसान खंडहर के पास आकर रुकता है और बोतल को वहां फेंककर बढ़ने लगता है। तभी चुड़ैल छलावा करती है। बाबूजी, इधर देखिए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। ब्रिजलाल झट से पीछे देखता है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। उसके जाते जो शीशी चकनाचूर हो जाती है और चुड़ैल एक बार फिर आजाद हो जाती है। आज तेरे खून का एक एक कतरा बहाकर मैं अपना सारा हिसाब चुकता करूंगी। चुड़ैल कुंती और ब्रिजलाल को मैदान में लाकर पटक देती है। दोनों के मुंह से खून के फुहारे बरस पड़ते हैं और चुड़ैल अपने नाखूनों से उन्हें घायल कर देती है। ये इन मासूमों के साथ ज्यादती करने की सजा। अरे हाँ, मरने से पहले तुम्हें अपना असली चेहरा तो दिखा दो। जैसे ही चुड़ैल अपनी इंसानी भेष में आती है, दोनों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रश्मि, रश्मि तू? रश्मि, जिसकी बहन को तुम दोनों कसाईयों ने जान से मारकर इन बच्चों को अनाथ कर दिया, और आवाज उठाने पर तुमने मुझे भी मारकर उस पहाड़ी की चोटी से फेंककर सुराख कर दिया। मगर मरते वक्त मेरी जीजी ने इन बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। वचनबद्ध होने के चलते मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। साली साहिबा, अपने जीजा को एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम दोनों माँ बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। जा बुढ़िया, अब ऊपर जाकर अपने बेटे के लिए नई दुल्हनिया भी तो तलाशना है तुझे। तुम्हारे हलक से जान निकाल कर ही मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। चुड़ैल उन्हें मारकर अपना बदला पूरा करती है। किसी भी हाल में बच्चों को ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि जिन्हें वो अब तक सौतेली माँ समझते रहे हैं, वो उनकी मौसी है। अंत में चुड़ैल दोनों बच्चों के सयाने होने तक भूतिया सौतेली माँ बनकर ही उनके बीच रहकर उनका लालन पालन करने लगती है। कुछ साल बाद, बच्चों, अब तुम्हारे भूतिया सौतेली माँ के जाने की घड़ी आ चुकी है। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना मासी माँ। एक सास की 5 मोटी बहू। क्या कहा? बहुत सारा दहेज मिलेगा? अरे ऐसा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। पंडित जी, आप रिश्ते की बात पक्की करिए। लेकिन हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए ठकुराइन। ये रिश्ते माँ एक दिक्कत आवत है। कैसी दिक्कत? ये 5 लड़की खाते पीते घर से है, इसलिए खा खा के मोटी हो गई हैं। अरे पंडित जी, तुम उन लड़कियों के मोटापो को छोड़ो और मेरे 5 बेटों की शादी उन 5 लड़कियों से करवा दो।
दहेज, पैसा और गहनों के लालच में आकर कल्याणी अपने 5 बेटों की शादी 5 मोटी लड़कियों से करवा देती है। उन 5 के गृह प्रवेश वाले दिन अरे आ जाओ, कहीं तुम्हारे गृह प्रवेश की वजह से मेरे घर की चौखट टूट ना जाए। अरे कल्याणी बहन, कहाँ से लेकर आई हो इन 5 सांडों को? देखो तो सही, खा खा कर कितनी मोटी हो रखी हैं। अरे मोटी हैं तो क्या हुआ, घर का काम करेंगी तो अपने आप पतली हो जाएंगी। कल्याणी के सभी मेहमान उसकी 5 बहुओं के ऊपर हंसने लगते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो 5 बहनें अपने कमरे में सो रही होती हैं। अरे रीना, मीना, सीना, मोना, उमा, कहाँ हो तुम सब? कल्याणी के कई बार आवाज देने के बाद भी उन 5 के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती, जिसके बाद कल्याणी एक एक करके 5 के कमरे में जाती है। अरे देखो तो सही, कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रही है। इन्हें तो घर के काम की कोई परवाह ही नहीं है। अभी बताती हूँ इन्हें। कल्याणी रीना का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गहरी नींद में सो रही थी। ऐसे ही वो एक एक करके सबके पास जाती है और सबको उठाने की कोशिश करती है। हे ऊपर वाले, मेरी बहुएं तो किसी सांड से कम नहीं है। अरे मुझसे तो आधा इंच भी हिल नहीं पाई। अब मुझे ही घर का काम और नाश्ता बनाना होगा। कल्याणी घर का काम करके नाश्ते की तैयारी करने में लग जाती है। तभी उसकी 5 बहू उसके पूरे काम होने पर नींद से जागती हैं और उसके पास आती हैं। अरे वाह, क्या बात है। इस घर के सभी नौकर तो बड़े ही काम में तेज हैं। हाँ हाँ, सही कहती हो। देखो कितनी अच्छी सफाई की है। अरे मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो देखते हैं नाश्ते में क्या है। जैसे ही वे 5 रसोई में जाती हैं, रसोई में कल्याणी नाश्ता बना रही होती है। अरे ये क्या माँ जी, आप खाना क्यों बना रही हो? घर के नौकर कहाँ हैं? मुझे तो लगा कि यहाँ सारा काम नौकरों ने किया है। चुप करो तुम 5। अरे तुम जैसी सांड जैसी बहुएं हैं, उसके बाद भी मुझे इस घर में काम करना पड़ रहा है। और कान खोलकर सुन लो, इस घर में कोई नौकर नहीं है। तुम्हें ही घर के सारे काम करने होंगे। लेकिन मेरे पिताजी ने नौकर तो भेजा होगा ना? अच्छा अच्छा, बढ़िया ही नौकर वाली। चुप करके मेरे साथ नाश्ता बनवाओ। वो 5 कल्याणी के साथ नाश्ता बनवाने लगती हैं, जिसके बाद जल्दी ही नाश्ता बनकर टेबल पर लग जाता है। ओहो, मेरी तो कमर दुख रही है। सुबह सुबह इतना काम करके बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। लाओ माँ जी, मैं आपकी कमर दबा देती हूँ। अरे चुपचाप अपना नाश्ता कर ले, मुझे नहीं दबवानी तुमसे अपनी कमर। अरे पतली सी कमर है मेरी, तुम्हारा हाथ लगते ही चटक जाएगी। अपनी सास की ये बात सुनकर 5 खाने की टेबल पर ही बैठी हुई हंसने लगती हैं। ऐसे ही कल्याणी की 5 बहुएं सुबह शाम खाना खाती और सो जाती, जिसकी वजह से घर के सभी काम कल्याणी को अकेले ही करने पड़ते हैं। ऊपर से ज्यादा मोटापे की वजह से वो 5 काम भी नहीं कर पाती। अरे मुझे तो पोछा लगाने के लिए झुका ही नहीं जा रहा। रहने देती हूँ, माँ जी अपने आप कर लेंगी। ओहो, मुझसे तो ये कपड़े बैठकर धुल ही नहीं पा रहे हैं। मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। रहने देती हूँ, माँ जी अपने आप कर लेंगी। उमा घर के जाले साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी के ऊपर चढ़ती है, कुर्सी अचानक से टूट जाती है और उमा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरी तो हड्डी चटक गई। बनने गई थी सिकंदर, बन गया कचुम्बर। हाय रब्बा, कोई तो मेरी मदद करो। तभी उमा की बहनें उसके पास आती हैं और उसे उठाती हैं। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, थोड़ा सा मोटापा घटा लोगी तो क्या चला जाएगा तुम 5 बहनों का। अरे तुम्हारे मोटापे के चक्कर में तुम हिल भी नहीं पाती हो। जाओ अब इसे कमरे में ले जाओ। कल्याणी की बात सुनकर वो चारों उमा को कमरे में ले जाती हैं, जिसके बाद कल्याणी अपने आप से ही कहने लगती है। अरे मैंने ही लालच में आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर मैंने थोड़ा लालच ना किया होता तो थोड़ी ढंग की बहू तो आती मेरे घर। अरे इन्होंने तो पूरे घर में धमा चौकड़ी मचा कर रखी है। ऊपर से घर के काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। उन 5 के जाने के बाद कल्याणी उनके आधे अधूरे किए हुए काम खुद करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। वहीं जैसे ही शाम होती है, शाम को कल्याणी की दोस्त मंजू उसे शादी का कार्ड देने आती है। अरे कल्याणी बहन, कैसी हो तुम? मत पूछो कैसी हूँ, बस जिंदा हूँ इतना समझ लो। अरे तुम्हारे घर में तो 5 बहुएं हैं और भगवान की दुआ से 5 हट्टी कट्टी हैं, तो फिर तुम्हारा हाल इतना ढीला क्यों है?
अरे यही तो कारण है इनके हट्टे कट्टे होने का, जिसकी वजह से ये एक काम भी नहीं कर पाती। मेरा तो जीना ही दुश्वार हो गया है। अच्छा चलो छोड़ो, ये लो, ये मेरे बेटे की शादी का कार्ड है। वैसे मैंने अपनी बहू बहुत ही सुंदर और पतले फिगर वाली देखी है। अरे जितनी लड़कियां पतली अच्छी लगती है उतनी मोटी अच्छी नहीं लगती। हाँ, काश मैंने भी ऐसा ही सोचा होता। अच्छा तो तुम आ जाना, लेकिन मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी 5 बहुओं को मत लेकर आना, क्योंकि तुम्हारी बहू इतनी मोटी है कि पूरी बारात का एक तरफ और तुम्हारी 5 बहुएं एक तरफ। हमारे पास इतनी गाड़ियां भी नहीं हैं। इतना कहकर मंजू वहाँ से चली जाती है। ये सब वो पांचों छुप कर सुन लेती हैं। हमारी वजह से हमारी सास को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अब तो आसपास के पड़ोसी भी हमारा मजाक उड़ाने लगे हैं। अरे और तो और लोगों ने हमारी सास का नाम निकाला है, एक सास की 5 मोटी बहुएं। अब तो बहुत हुआ, हमें अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तुम सही कहती हो, शादी में अभी पूरे 15 दिन बाकी हैं। इन 15 दिनों में हम अपना मोटापा पूरी तरह घटा देंगे और माँ जी के साथ शादी में भी जाएंगे। उस दिन के बाद वो पांचों घर का काम करना शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो पांचों सुबह शाम मोटापा घटाने की एक्सरसाइज भी करने लगती हैं। देखते ही देखते 15 दिन होते ही वो पांचों अपना मोटापा पूरी तरह घटा देती हैं और पतले फिगर वाली बहू बन जाती हैं। ये सब देखकर कल्याणी बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी 5 बहुओं को बुलाकर कहती है, बहुओं मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी शादी केवल लालच में आकर अपने बेटों से कर दी थी, लेकिन अब तो तुम 5 बहुत अच्छी दिख रही हो सके तो मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर देना। अरे माँ जी, ये बात तो हम 5 पहले से ही जानते थे, क्योंकि आपके रिश्ता पक्का करने से पहले कई लोग हमें रिजेक्ट करके जा चुके थे। मीना की ये बात सुनकर कल्याणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी 5 बहुओं को गले से लगा लेती है। जिसके बाद उमा कहती है, अरे अब बस भी करो, अब हमें शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सास की दोस्त को हमारा ये रूप दिखाकर करारा जवाब भी तो देना है। वो 5 कल्याणी के साथ तैयार होकर मंजू के बेटे की शादी में पहुंच जाती हैं, जहां मंजू जैसे ही कल्याणी की 5 बहुओं को देखती है वो उन्हें देखती ही रह जाती है। पूरी शादी में कल्याणी की बहुएं जितनी खूबसूरत बहू किसी की भी नहीं थी। वहां तक कि खुद मंजू की होने वाली बहू भी उतनी सुंदर नहीं थी। पूरी शादी में सब लोग मीना, रीना, सीना, मोना और उमा की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब देखकर कल्याणी बहुत खुश होती है। जादुई सोना शहर। जैसे ही बबीता अपनी 5 साल की बेटी कनक के साथ बुलंदशहर स्टैंड पर उतरती है तो कनक कहती है, लगता है माँ ये सोना शहर है, जरा देखो तो हर एक इंसान सर से लेकर पांव तक सोने में लदा हुआ है और यहाँ हमारे पास खाना खाने को एक पैसा तक नहीं। इस शहर की तरह ही इन सभी रईसों का भाग्य बड़ा ही बुलंद है, तभी तो इन सभी के तन सोने से सजे हुए हैं। दोनों माँ बेटी अपनी पोटली पकड़े हुए वहाँ से चलने लगती हैं। चलते हुए दोनों मीलों की दूरी पार करके एक रिहायशी इलाके में दस्तक देती हैं। तभी बबीता जैसे ही डोरबेल बजाती है, गहनों में सजी धजी रईस सनाया दरवाजा खोलती है। कहो क्या काम है? मेम साहब, काम की तलाश में शहर आई हूँ, कोई काम काज हो तो कहिए। काम तो इतना है कि तुम कर नहीं पाओगी, पहले पूरा घर अच्छे से देख लो, परख लो, उसके बाद बताना। दोनों घर के भीतर घुसकर चारों ओर निगाह दौड़ाने लगते हैं, जहाँ संपूर्ण विलासिता की वस्तुएं शुमार थी। मेम साहब, मैं सारा काम निपटा लूंगी, बदले में पूरे काम का ज्यादा नहीं 5,000 पगार लूंगी। अरे पागल हो गई हो? 5,000 पगार, वो भी पहले महीने में? ना बाबा ना, मैं सिर्फ 1,500 रुपए दूंगी। मेम साहब, आप तो इतनी अमीर हैं, सर से पांव तक सोने से लदी हुई हैं। अब 5,000 की पगार से आपके घर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझ गरीब माँ और मेरी बेटी का पेट भर जाएगा। अब तो माँ बेटी का पेट पहाड़ है तो मैं भला क्या करूँ? पगार में मैं 1,500 से 1 पाई ज्यादा नहीं दूंगी। मेम साहब, इस महंगे शहर में रहने के लिए एक झुग्गी झोपड़ी भी 2,000 से नीचे की नहीं होती। अगर 100 रुपए में भी हम अपना पेट भरेगा तो 5,000 चाहिए। अरे रे ठीक है, उसका भी बंदोबस्त करवा देती हो।
ये बगल वाली सुनहरी कोठी मेरी सहेली इनायत की है। उसे काम वाली बाई की जरूरत है। अगर तुम्हारा काम पसंद आ गया तो वो तुम्हें 3000 पगार देगी। मैं भी 2000 पगार देने की कोशिश करूंगी। विश्वास करके एडवांस दे रही हूँ, लेकिन फर्र मत हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। मिले हुए पैसों से बबीता एक बस्ती की झुग्गी का भाड़ा देकर वहाँ बसेरा बना लेती है। बिटिया बाहर के ठेले से 10 रुपए की डबल रोटी लिया। एक एक पाई बहुत सोच समझ कर खर्च करना होगा। ठीक है माँ। कनक फटाफट दौड़कर डबल रोटी ले आती है। वो डबल रोटी बबीता कनक को खिला देती है और खुद भरपेट पानी पीकर कहती है, ये भी क्या दोहरी जिंदगी है। ये शहर एक और जहाँ रईसों के लिए स्वर्णिम शहर, वहीं हम जैसे छोटे तबकों के गरीब लोगों के लिए कोयले की खान है। यहाँ जब तक हाथ पांव चलाओ खाना खाने को मिलेगा, वरना भूख की आग में जूझना पड़ेगा। अगले सवेरे बबीता अपनी बेटी शनाया के घर का काम खत्म करती है, जिसके बाद वो बगल में उसे इनायत के घर आती है। इनायत की बोली में बड़ा रूखापन था। कौन हो, कहाँ से आई हो? मेम साहब, वो शनाया मैडम ने भेजा है। अरे जरा ठहरो, ये क्या मैले कुचैले कपड़े पहने मुंह उठा के चली आई हो? अरे मेरे घर में नौकर बनने के लायक नहीं हो तुम। सबसे पहले तुम्हें हमारे सांचे में ढलना पड़ेगा। इनायत बबीता को सारा काम समझाती है। अरे रे, जरा मेरे जेवरों से दूर रहो। बबीता कामकाज करके वहाँ से अपने घर चली आती है। ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाता है। एक रात दोनों माँ बेटी आपस में बातें करती हैं। माँ, बेशक ये शहर बड़ा अमीर है, मगर इन बड़े लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। ये किसी की मदद नहीं करते, तभी तो अक्सर ये अस्पतालों में पैसे झोंकते हैं। हाँ बेटी, ये अमीर लोग किसी भी गरीब के सगे नहीं हैं। ये तब तक ही तुम्हें दमड़ी देंगे जब तक तुम्हारी चमड़ी चलेगी। माँ, सोचो कितना अच्छा होता ना कि सारा शहर सचमुच में सोने का होता, तो किसी को भी किसी की गुलामी ना करनी पड़ती। बेटा, सपने को सोचने का क्या फायदा जो पूरा ना हो सके। अच्छा, रात बहुत हो चुकी है, सो जा। सोचते सोचते दोनों माँ बेटी नींद के आगोश के पड़ाव को पार करके सोना शहर की स्वप्न नगरी में प्रवेश करती हैं। ये सच है या फिर हमारी आंखों का भ्रम? ये सारा शहर सोने का कैसे हो सकता है? माँ, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये जादुई सोना शहर है। यहाँ के पेड़ पौधों से लेकर सड़कें तक भी सोने से सजी हुई हैं। दोनों माँ बेटी की नजर एकाएक ट्रैफिक पर पड़ती है, जहाँ सैकड़ों सोने की गाड़ी कतार में खड़ी हो जाती है। राजू नाम का एक बच्चा भूख से कुम्हलाते हुए एक गाड़ी का दरवाजा पीटता है। अरे मेम साहब दरवाजा खोलो ना, इस भूखे बच्चे को कुछ खाने को दे दो। अंदर बैठी महिला सोने की साड़ी पहने जोर से दरवाजा बाहर की ओर खोलती है कि बेचारा भूखा राजू छटकते हुए दूर जा गिरता है। उसके हाथ पांव में गहरी चोट आ जाती है, जिसके साथ खून का रिसाव शुरू होता है। तुम भूखे भिखमंगे अमीर लोग देखते नहीं कि चले आते हो गरीबी का जाल बिछाने, ताकि हम उसमें फंसकर तुम्हें पैसे दें। न जाने सरकार तुम जैसे भूखे भिखारियों को इस सोना शहर में आने की इजाजत देता ही क्यों है? उस औरत का चेहरा देखकर वो तंग रह जाती है, क्योंकि दरअसल उस रईस औरत का अक्ष बबीता के समान था। अरे ये तो मैं हूँ। रईस होकर मैं इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हूँ? नहीं, ये जरूर मेरी हमशक्ल है। बेचारे बेबस गरीब को खाना देने के बजाय उसका खून बहा दिया इस औरत ने। अरे इस सोना शहर होने का क्या फायदा? इसके बाद वो अमीर औरत अपने सोने की गाड़ी में सवार होकर सोना शहर की सड़क रोंदते हुए अपने घर आती है। गरीब बबीता और उसकी बेटी का साया भी उसके साथ चलकर आता है। हे माय प्रिंसेस, देखो मम्मा आ गई। तभी सोने की फ्रॉक का पहनावा पहने सामने से दौड़ती हुई कनक आती है। ओ मम्मा, आप आ गई। एकाएक घर के भीतर से कांच के टूटने की आवाज आती है। ना जाने इस पर इस काम वाली बाई ने क्या बड़ा नुकसान किया होगा। दोनों अमीर माँ बेटी के साथ गरीब माँ बेटी का अक्ष घर के भीतर चला आता है, जहाँ गरीब काम वाली सीता डरी सहमी खड़ी थी। माफ करना मालकिन, गलती से गिर गया। गलती से गिरा है या जानबूझकर, ये तय करना मेरा काम है। इस गोल्डन पैलेस की मालकिन मैं हूँ। बेशकीमती वास तोड़ दिया। इस महीने पगार में तुझे 1 पैसे तक नहीं मिलेंगे। मालकिन, ऐसा गजब ना करना। मेरी पगार से ही मैं मजबूर माँ मेरे बच्चों का पेट पालती हूँ। आपका तो घर सोने से सजा है, एक कांच की कीमत इस कदर मत असूलिए। तू चाहे लाख गिड़गिड़ा या फिर मेरे सामने नाक क्यों न रगड़, पगार तो मैं काट कर रहूंगी। अरे सोने के नशे में इस अमीर औरत की भौएं घमंड से भर गई हैं, जिसका शहर से लेकर घर बार तक सोने से जड़ा हुआ एक कांच की कीमत के लिए बेचारी इस गरीब के हक के पैसे मार रही है।
ऐसे सोना शहर से बेहतर तो साधारण शहर का अस्तित्व है। हाँ माँ, इस सोना शहर में सांस लेना भी दूभर हो रहा है। इस स्वर्णिम शहर में अमीरों के नाम पर सनकी लोगों का बसेरा है। ये देखने से बेहतर मेरे साथ आंखें मूंद लो कनक। जिस पल जिन दोनों माँ बेटी सोना शहर से आंखें मूंदती हैं, तो वो खुद को अपने उसी झुग्गी में देखकर दंग होकर एक साथ कहती हैं, शुक्र है वो सोना शहर एक सपना था। माँ, क्या आप भी सपने में सोना शहर गई थी? हाँ बिटिया, सोना शहर के नाम पर वहाँ गरीबों पर सरासर अमीरों का शासन देखा। उससे बेहतर ये जीती जागती दुनिया है। सोना शहर का सपना दोनों गरीब माँ बेटी को बड़ा सबक देती है, जिसके बाद भविष्य में वो दोनों फिर कभी ऐसे सपने नहीं संजोती। अब बबीता अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ सालों बाद बस्ती से एक साधारण घर का सफर तय करके अपनी बेटी के साथ सुकून से रहने लगती है।